नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत सिंह और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक के बारे में। वास्तव में ये कक्षा 7 के चैप्टर 2 से बिलोंग करता है यूपी बोर्ड में। लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हो तब तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो घातांक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि घातांकों की ज़रूरत क्यों पड़ी, घातांक के ऊपर अगर घात के ऊपर घात है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो इस चैप्टर के हम लोग 4 पार्ट देखेंगे छोटे छोटे करके। तो ये पहला पार्ट है और इसमें हम लोग घातांक का बेसिक समझते हैं कि घातांक की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, घातांक होता क्या है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम लोग ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि घातांक की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए, अगर हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है, हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या को खोज पाना अभी तक मुश्किल है, या फिर हम कह देते हैं कि सबसे बड़ी संख्या अनंत है, या फिर हमको नहीं पता है, उसको ज्ञात नहीं किया जा सका है। तो अगर हम कह दें कि ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं कह दूं कि इसको आप पढ़कर बताइए, या फिर अगर ऐसा कोई जोड़ घटाना दे दिया जाए आपको, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिखने में या फिर पढ़ने में अगर बहुत ही ज्यादा हमको दिक्कत होगी। अगर मैं बात करूं कि अगर पृथ्वी के द्रव्यमान की मैं कह दूं कि पृथ्वी का भार कितना है, तो मैं लिख देता हूं कि पृथ्वी का भार कितना है। इसको आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए। इतने किलोग्राम हमारी पृथ्वी का भार है। तो क्या अगर इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया, इसको कई बार जोड़ने की जरूरत पड़ गई, गुणा करने की जरूरत पड़ गई, तो क्या हम बहुत ही आसानी से इसको हल कर पाएंगे? तो सभी का जवाब होगा नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को बार बार लिखना बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इन्हीं सारी संख्याओं को, चाहे वो बहुत बड़ी संख्या हो या फिर बहुत ही ज्यादा छोटी संख्या हो, अगर मैं बात कर दूं कि 0.0000, अगर ऐसे कोई संख्या है, ऐसे कोई, ये बहुत ही ज्यादा छोटी संख्या है, तो अगर इन दोनों को लिखने की बात आ गई, बार बार चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, तो बहुत ही ज्यादा हमको दिक्कत होने वाली है। तो इन्हीं सारी संख्याओं को छोटा करने के लिए घातांक की खोज हुई, निर्माण हुआ, जो भी आप कह सकते हैं कि घातांक एग्जिस्टेंस में आया। ठीक, अब जैसे मैं कह दूं कि इस इतनी बड़ी संख्या को मैं घातांक में लिख दूं तो कितना आएगा। तो इसको देखिए, मैं घातांक में लिखूंगा एकदम छोटे फॉर्म में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24, यानी कि 1 गुणे 10 के घाते 24, यानी कि इतनी बड़ी संख्या को सिर्फ मैं इतने में लिख दिया। अगर हम पृथ्वी के द्रव्यमान की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 8.68 इंटू 10⁻25 किलोग्राम, यानी कि इतनी बड़ी संख्या को हम लोग इतने में ही लिख लिए। अगर इसकी बात करें तो इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 10 के घाते ऋण 14। तो ये सब लिखने का तरीका कैसे पता चला कि इसको ऐसे कैसे लिखेंगे और इसको कैसे पढ़ेंगे। अगर इसको पढ़ने की बात है तो इसको पढ़ेंगे 1 गुणे 10 के घाते 24, लेकिन इसको लिखने और पढ़ने का तरीका और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अब हम लोग समझेंगे, एकदम शुरू से समझेंगे। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, हम लोग चलते हैं अब इसको सीखने। अभी तक मैं बता रहा था कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे, एकदम आसान भाषा में। तो आप वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, हम लोग एकदम आसान से उदाहरण से समझते हैं घातांक क्या है। जैसे ये एक संख्या लिखी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख लिखी हुई है। हम इसका गुणनखंड लिख सकते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में गुणनखंड निकालना सीखा है। तो इसको हम लोग कुछ यूं लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक,
इसको हम लोग 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, या फिर अगर इन सभी का गुणा कर दें तो इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम एक ही संख्या का बार बार गुणा करते हैं तो घात, हम लोग घात का कॉन्सेप्ट वहां पर देखेंगे कैसे लगता है। तो जैसे यहां 10 का गुणा हमने 10 बार, 10 में कितनी बार किया है, 5 बार, तो हम लोग लिख दिए ऊपर कि 10 के घाते 5। इसको पढ़ते कैसे हैं, 10 के घात में है 5, 10 के घाते 5। ठीक है, तो जो 10 है और ये 5 है, इन दोनों को हम लोग समझते हैं कि है क्या। इस 10 को कहते हैं आधार। अगर आपको ये उदाहरण नहीं समझ में आया तो आगे मैं और भी ज्यादा आसान उदाहरण समझाने वाला हूं। जो नीचे रहता है उसको कहते हैं आधार, और जो ऊपर रहता है, या फिर इंग्लिश में इसको बेस भी कहते हैं, और जो ऊपर रहता है उसको कहते हैं घात, और इंग्लिश में इसको पावर ऑफ इंडेक्स और एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं और पावर ऑफ इंडेक्स भी कह सकते हैं। ठीक, अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं और उदाहरण से समझाता हूं। जैसे अगर 3 गुणे 3 ऐसा दिया हुआ है, ठीक, 3 का गुणा 3 बार हुआ है 3 में। घात में हमेशा उसी संख्या का गुणा बार बार होता है, तो 3 के घाते हम देखेंगे 3 का गुणा कितनी बार हुआ है, 3 बार, 3 बार, तो 3 के घाते 3, और इसका मान हो जाएगा 27। 3 3 9, 9 3 27। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। अगर लिखा हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, तो 2 दूनी, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के घाते 5, यानी कि 2 का गुणा 2 में कितनी बार हुआ है, 5। तो ये आधार क्या है, इसका 2 है, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, घात। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 2 के घाते 5, और इसका मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका मान हो गया 32। उम्मीद है अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं एक और उदाहरण दूं या फिर एक प्रश्न पूछूं, अगर मैं कह दूं कि 4 के घाते 2 है, तो इसका मतलब क्या है और इसका मान कितना होगा। तो 4 के घाते 2 का मतलब 4 गुणे 4, यानी कि 4 का 4 में 2 बार गुणा। 4 का गुणा 4 में ही कितनी बार होगा, 2 बार। यहां देखिए 2 बार 4 का गुणा हुआ है, ठीक, तो ये हो गया 16। अगर मैं कह दूं 5 के घाते 3, इसका मतलब हो गया 5 का गुणा 5 में ही कितनी बार, 3 बार। 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 5 पचे 25, 25 पचे 125। तो उम्मीद है आपको घात का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, और ज्यादा हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, अगर कोई प्रश्न पूछ दिया कि 64 को घात के रूप में व्यक्त करो, या फिर 100 को घात के रूप में व्यक्त करो, या 1000 को घात के रूप में व्यक्त करो, अगर ये प्रश्न है तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 64 को घात के रूप में व्यक्त करने के लिए 64 का गुणनखंड करेंगे, और सिर्फ उसी संख्या से गुणनखंड करेंगे जो कि संख्या बार बार रिपीट होगी। अन्य संख्या आएगी तो घात के रूप में व्यक्त नहीं हो पाएगा। तो 64 को 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी कि 2 के घात कितनी हो जाएगी, 2 आधार है इसका, यानी कि जो गुणनखंड में रहता है वो आधार रहता है। और कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के घात 6 बराबर 64। अगर 1000 की बात करें तो 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि 10 के घात 3, ठीक है। अगर हम 64 की बात करें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी कि 4 के घात 3। तो 2 के घात 6 और 4 के घात 3 ये दोनों बराबर है। और कैसे बराबर है, ये सारी चीजें हम लोग आगे के वीडियोस में जानेंगे और सीखेंगे। तो आगे के चैप्टर्स भी, आगे के इस वीडियो के जो आगे के पार्ट्स हैं उसको भी आप लोग जरूर देखेंगे। तो उम्मीद है अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो 0.01 है, इसको हमको घात के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/100
पता ही है, अगर दशमलव में है तो हम लोग दशमलव को भिन्न में बदलना पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और इसको हम लोग 1/100 को क्या कैसे हम लोग घात में लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 या फिर 1/10 के घाते 2। ठीक है। अब अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहें तो इसको हम लोग 10 के घाते ऋण 2 भी लिख सकते हैं। अगर ये समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो इसको यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे। आगे इसके बारे में भी हम लोग ऋण घात के बारे में भी पढ़ेंगे। ऐसे ही 0.001 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1000 बराबर 1/1 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1/10 के घात 3। ठीक है, ये उम्मीद है अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ बहुत बड़ी संख्या है और उसको हमको घात के रूप में लिखना है। जैसे कि मैंने उदाहरण में दिया था कि एक पृथ्वी का भार था या फिर एक बहुत बड़ी संख्या थी और मैंने उसको तुरंत घात के रूप में लिख दिया था, तो उसको कैसे लिखते हैं तो वो भी हम लोग सीख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अगर ये एक संख्या दी हुई है 10 ठीक, ये एक संख्या दी हुई है, इसको हमको घात के रूप में लिखना है। ठीक, तो अगर ऐसे रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 10 के घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि जितने शून्य रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, उतने शून्य ऊपर हम लोग लिख देते हैं। या फिर अगर ये नहीं समझ में आया ये कैसे हुआ, तो इसको हम लोग अगर गुणनखंड करें तो 10 गुणे 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 10, यानी कि 10 के घात 14 लिख सकते हैं। तो ये था इसको लिखने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि क्या सिर्फ पूर्णांकों पर ही ये लागू होता है, क्या ये परिमेय संख्याओं पर लागू होता है कि नहीं होता है। तो हम देखेंगे, अगर 2/3 है या 2/3 है या 2/3, ठीक, 2/3 का गुणा 3 बार हुआ है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2/3 और कुल के घात 3। ठीक, अगर यह ऋण 5/6 है गुणे ऋण 5/6 है गुणे ऋण 5/6 है गुणे ऋण 5/6 है, ऐसे है तो इसको हम लोग घात के रूप में कैसे लिखेंगे, ऋण 5/6 के घात कितना, 1 2 3 4। ठीक, इसका ये मान हो जाएगा। अगर हम बात करें ऋण 2 के घात 3 है तो इसका मान कितना होगा, तो ऋण 2 के घात 3 है तो ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2। इससे मतलब नहीं है कि वो धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है, यही नियम इसमें लगता चला जाएगा। तो 2 4 4 2 8, ऋण का गुणा ऋण में धन हो गया, धन का गुणा ऋण में ऋण 8। अब ये ऋण 8 ही क्यों आएगा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, ऋण 5 के घात 2 है, ऋण 5 के घात 3 है, ऋण 2 के घात 4 है, ऋण 2 के घात 7 है, तो इन सब का मान कितना आएगा, या ऋण 1 के घात 3 है या ऋण 1 के घात 8 है, इन सब का मान कितना आएगा। और ऐसे एग्जाम्पल को समझाने का मेरा पर्पस क्या है ये सभी हम लोग अभी समझ जाएंगे। तो पहला उदाहरण देखते हैं, यहां लिखा हुआ है ऋण 5 गुणे ऋण 5। ऋण 5 के घाते 2 का शायद मतलब यही होता है, अगर आपने अभी तक वीडियो को समझा है तो समझ गए होंगे। ठीक, अब यहां पर 5 गुणे 5 25 तो हो गया, लेकिन यहां धन लगेगा कि ऋण लगेगा ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं, अगर किसी ऋणात्मक संख्या के ऊपर घात जो है सम संख्या है, ठीक, सम संख्या हमको पता है, सम संख्या होती है 2 4 6 8 10 12, यानी कि जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं।
तो किसी भी अगर ऋणात्मक संख्या है और उसके ऊपर जो घात है वह क्या है, सम घात है, तो हमारा जो उसका आंसर आएगा, जो उसका मान आएगा वो धनात्मक आएगा। ठीक, और विषम घात है यानी कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो हमारा मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा अगर उसका आधार ऋणात्मक है। इन सभी में हम लोग देखेंगे कि सभी का आधार क्या है, ऋणात्मक है, और इसके जो घात हैं, इसमें विषम है, इसमें सम है, इसमें विषम है, इसमें सम है, इसमें विषम है, इसमें सम है। तो जहां जहां सम घात है वहां पर हमारा मान जो क्या आएगा, धनात्मक आएगा, और जहां विषम घात है वहां पर मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। अब यहां बात करें ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1, यानी कि ऋण 1 के घात 3, तो हमारा मान आ गया ऋण 1। ठीक, ऋण 5 गुणे ऋण 5 हमारा मान आ जाएगा धन 5, धन 25, या इसको हम लोग 25 भी लिख सकते हैं। ऋण 5 गुणे ऋण 5 गुणे ऋण 5, यानी कि यहां पर जो घात है वह विषम है, इसलिए हमारा जो मान आएगा वह ऋणात्मक आएगा और इसका गुणनफल ही आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, और आगे निशान कौन सा रहेगा, ऋणात्मक। तो 125 ऋण 125 हमारा उत्तर आ गया। ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, दूनी 16। ठीक, यानी कि धन 16, क्योंकि ये सम संख्या है, तो ये हो गया 16। ऐसे ही ऋण 2 गुणे 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 ऋण 2 बराबर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32, 64, 128, और ये 7 क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋण 128 हमारा आंसर आ जाएगा। और ऋण 1 के घाते 8 है, तो गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1, यानी कि कितनी बार भी गुणा करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, और ऊपर घात क्या है, हमारा सम संख्या है, सम में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो उम्मीद है ये वीडियो, ये चैप्टर आपको अभी तक समझ में आ रहा है, अभी तक समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और आगे हम लोग इसी चैप्टर का घातांक के बहुत सारी नियम पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी दो घात अलग अलग हैं और उनका गुणा है तब क्या करेंगे, उनको भाग रहेगा तो क्या करेंगे, अगर आधार समान रहेगा तो क्या करेंगे, आधार अलग अलग है, घात समान है दोनों का तो क्या करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि जो चीज आपको नहीं समझ में आई। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।